नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जो हम लोग एसएससी न्यू बैच 2026 स्टार्ट किए हैं, आज हम इस न्यू बैच में क्लास नंबर 2 को देखेंगे। इस सीरीज में मैं टोटल 28 क्लास कराऊंगा। पहला क्लास आज से 2 दिन पहले अपलोड कर दिया हूं, आशा करते हैं कि आप देखे होंगे। और ये सीरीज कराने के क्या तरीके हैं, पहले क्लास अपलोड करता हूं, उसके नेक्स्ट दिन उसी क्लास से संबंधित एमसीक्यू होता है ना। तो एक बार मैं क्लास कराता हूं, फिर आपको एक क्यूज जैसा टेस्ट लेता हूं आपका, है ना, एमसीक्यू के माध्यम से। तो पूरी तैयारी कराते चलता हूं, बस आपको पढ़ना है और डेडिकेशन के साथ पढ़ना है और जर्नी को अंजाम तक पहुंचाना है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, ई बुक, पीडीएफ, चाहे आपको एसएससी में छोटा से छोटा एमटीएस जीडी का एग्जाम देना हो या बड़ा से बड़ा एग्जाम सीजीएल देना हो, आप जो है हमारे कंटेंट का सहारा ले सकते हैं और जर्नी को, जिस प्रकार सैकड़ों बच्चों ने किनारा लगाया है अपने नाव को, उसी प्रकार से आप भी लगा सकते हो। इस मोबाइल नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना होता है और छोटी सी फी अदा करके कंटेंट बाय करना होता है। आप हमारे इस व्हाट्सएप पे डायरेक्ट लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहला प्रश्न है यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्लांट टिश्यूज। पादप उत्तक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, जाइलम और फ्लोएम एक प्रकार का जटिल उत्तक कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होता है या फिर उदाहरण है। पौधों में भोज्य पदार्थ शीर्षस्थ विभाज्योतक एपिकल मेरिस्टेम में एकत्र होता है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ये बिल्कुल सही है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर टू जो है ये गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर स्टेटमेंट नंबर 1 हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे टिश्यूज और सेल को एक ही समझ लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको फैक्ट की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं बातों को। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा खाली जगह है, यहाँ पे लिखेंगे हम। देखिए, सेल को मैंने आपको अच्छे से समझाया हूं पिछले सीरीज में, इसीलिए इस सीरीज में शायद मैं सेल से क्वेश्चन न रखूं या फिर एक आध दिन रख के आपका रिवीजन करवा दूंगा। आइए शॉर्ट में सेल को थोड़ा सा याद कर लेते हैं। बैटरी वाला सेल नहीं रे, कोशिका वाला सेल। सबसे पहले सेल क्या है ना, ये जीवन की सबसे छोटू क्रियात्मक इकाई है ना। जीवन की सबसे छोटू क्रियात्मक इकाई को हम सेल कहते हैं, हम सेल कहते हैं। क्रियात्मक इकाई से 3 प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। ब्रिक की क्रियात्मक इकाई क्या होता है भाई, तो नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन। और तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या होता है, तो भाई न्यूरॉन होता है, तंत्रिका तंत्र के। तो ये तीनों बात आपको ध्यान रखना है। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको सेल पढ़ा रहा हूँ। आदत है ना साहब की एक जैसे बात को एक जैसे करना, तो यही लिए बक देता हूँ। आइए आइए सेल को समझते हैं। देखिए, सेल की खोज जो है, अभी मैंने बताया सेल जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है। सेल की खोज जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। फिर क्या होता है, इतना से काम नहीं चला, तो 1674 ईस्वी में जो है जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। रॉबर्ट हुक जो किए थे ना, ये डेड सेल का खोज किए थे, और ल्यूवेन हॉक 1674 में जो किए, ये जीवित कोशिका की खोज किए। अब मैं कोशिका को थोड़ा सा और आपको बताऊं, तो कोशिका सबसे पहले 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लांट सेल होते हैं और एक आपके एनिमल सेल होते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो सबसे ह्यूज डिफरेंस है, ये क्या है, सेल वाल का होना। सेल वाल यानी कोशिका भित्ति कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा, ये आपके एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। थोड़ा सा आगे हम और बढ़े, है ना, तो आपका जो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को हम पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, तो इसे मैंने याद रखने की तरीका बता दिया हूं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो हमेशा गरीबी में जिंदगी गुजारता है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल उन जीव जंतु के पास होते हैं जो सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं। यूकैरियोटिक सेल माने बिग जीव जंतु जैसे स्तनधारी वगैरह। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास न तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है और न ही न्यूक्लियस होती है। इतना बात आपको ध्यान रखना ही चाहिए। एक क्वेश्चन मैं परसों के क्लास से फिर से आपसे पूछ लेता हूं, है ना। मैंने बताया था कि भाई शोषण के 2 पार्ट होते हैं, एक ग्लाइकोलाइसिस होता है और एक क्रेब्स चक्र होता है, क्रेब्स साइकिल होता है। और ये कहां पे होता है ना, ऑक्सीशोषण के तहत यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत मैट्रिक्स में संपन्न होती है कि नहीं होती है ना। तो मैंने बताया था कि भाई ये तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है क्रेब्स चक्र, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, तो वहां पे कहां संपन्न होगा, है ना, क्रेब्स चक्र। इस पार्टिकुलर जगह का नाम आपसे डिमांड करूंगा, क्योंकि पहले क्लास में बता चुका हूं। अब आते हैं
इस पार्टिकुलर प्रश्न को समझते हैं। ये तो लावा दुबा था, ये तो मतलब बोनस था। आइए देखिए, यहां पे जो है सबसे पहले टिश्यूज किसे कहते हैं ये हमें समझना होगा। अभी मैंने थोड़ा सा सेल को आपको समझाया हूं, है ना, कि सेल क्या होता है ना। टिश्यूज क्या होता है कि जब बहुत सारे सेल, मान लीजिए ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, एक सेल का बंच बन गया, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम टिश्यूज कहते हैं, इसे ही हम टिश्यूज कहेंगे। ठीक है, इसे ही हम टिश्यूज कहेंगे। तो बल्क ऑफ सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल को ही हम टिश्यूज कहते हैं। इतना समझ में आया। अब पहला वाला जो पॉइंट है इसे पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है भाई, उत्तकों के अध्ययन को यानी टिश्यूज के अध्ययन को हम, यानी साइंटिफिक तरीके से जो हम टिश्यूज का अध्ययन करते हैं, जो विज्ञान है टिश्यूज वाला, उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग 1819 ईस्वी में मेयर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, टिश्यूज शब्द का प्रयोग फ्रांस के डॉक्टर बैचेट के द्वारा किया गया था। अब देखिए, जो टिश्यूज की अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत होता है, उन शब्द का प्रयोग जो है मेयर ने किया था, लेकिन पार्टिकुलर टिश्यूज शब्द का प्रयोग जो है ये फ्रांस के डॉक्टर बैचेट के द्वारा किया गया था। तो ये दोनों बात ध्यान रखना, जैसा पूछेगा वैसा आंसर देना है। भाई टिश्यूज किसने प्रयोग किया, पहले तो बैचेट, और हिस्टोलॉजी तो फिर आपको मेयर। यहां पे नोट करके एक शब्द लिखा है सर जी, हिस्टोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है। जैसे ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है, फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है, तो हिस्टोलॉजी का पिता जो है मार्सेलो मालफिगी को कहा जाता है। ठीक है भाई, इसे ध्यान रखना, ये इटली के आदमी है। तो यहां पे सिर्फ हिस्टोलॉजी, टिश्यूज और इनसे संबंधित तीन वैज्ञानिक का नाम है, मेयर है, बाइचेट है और मार्सेलो मालफिगी है। ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे, ये तीनों का नाम अलग अलग जगह पे आएगा। कब आएगा, टिश्यू का प्रयोग तो बाइचेट, है ना, हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो मेयर, और हिस्टोलॉजी का पिता तो मार्सेलो। अब आते हैं उत्तक, यह कोशिकाओं का समूह होता है, अभी अभी मैंने बताया था। अब देखिए, उत्तकों के बीच में, यानी जो उत्तक होते हैं, मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे आप इमेज से भी समझ सकते हैं या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ये आपके सेल है, ये सेल है, ये सेल है, तो ये सेल के बीच में ऐसे कुछ द्रव रहते हैं जो इस इमेज में आपको दिख भी रहा होगा। मान लीजिए ये द्रव है, तो इन सब चीजों को अलग अलग नाम से जानते हैं। ये जो लाल लाल आप देख रहे हैं ये है सेल। ठीक है भाई, कोशिकाओं के समूह सेल, समान प्रकार के कई कोशिकाओं मिलकर समूह बनाती है ना। इसके अलावा इंटरसेल्यूलर स्पेस, दो कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है इसे इंटरसेल्यूलर स्पेस कहा जाता है। टिश्यू चैप्टर के अंतर्गत इंटरसेल्यूलर फ्लूइड या मैट्रिक्स, ये एक प्रकार का लिक्विड है जो दो सेलों के बीच या फिर सेल के जो खाली स्थान है वहां एक लिक्विड फिल रहता है टिश्यूज में, तो उसे क्या कहते हैं, इंटरसेल्यूलर फ्लूइड या मैट्रिक्स कहा जाता है। अब इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि भाई फ्लूइड वाला जो है इंटरसेल्यूलर फ्लूइड कहां होती है, तो टिश्यूज में होती है। और टिश्यूज क्या होती है, तो ग्रुप ऑफ सेल होता है। ग्रुप ऑफ सेल के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं उसमें जो लिक्विड होते हैं वही है इंटरसेल्यूलर फ्लूइड, है ना। अब नीचे आते हैं, देखिए उत्तक दो प्रकार के होते हैं। अब जो टिश्यूज है ना ये भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे सेल आपका दो प्रकार का हो रहा था भाई, प्लांट सेल और एनिमल सेल, सेम यहाँ पे टिश्यूज भी दो प्रकार के होते हैं, प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज। ठीक है, तो आज के इस प्रश्न में हम ओनली प्लांट टिश्यूज को कवर करेंगे, एनिमल टिश्यूज को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। देखिए प्लांट टिश्यूज भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो अपने आप में टिश्यू दो प्रकार के, एक जीव जंतु के लिए, एक पेड़ पौधों के लिए। अब पेड़ पौधे वाले टिश्यूज भी दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी उत्तक होते हैं, परमानेंट टिश्यूज होते हैं। परमानेंट टिश्यूज कहने का मतलब है, परमानेंट टिश्यूज कहने का मतलब है ये जैसा रहेगा ना वैसा ही रहेगा, मतलब इसमें सेल डिवीजन की क्रिया नहीं होती है, यानी इसमें कोशिका विभाजन नहीं करती है। ठीक है मेरे भाई, जो परमानेंट उत्तक है, आराम से समझिए, परमानेंट उत्तक है उसमें किसी भी प्रकार की सेल डिवीजन अर्थात कोशिका विभाजन नहीं होती है। देखिए सेल डिवीजन को पहले समझा चुका हूं, दो प्रकार के बेसिकली होते, तीन प्रकार के होते हैं लेकिन दो प्रकार का पढ़ाया हूं आपको, है ना। देखिए सेल डिवीजन सुनने से कैसा लग रहा है कि भाई सेल टूटता होगा, टूटता जरूर है लेकिन नए सेल को निर्माण करने के लिए। तो सेल डिवीजन में क्या होता है, कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है मेरे भाई, सेल डिवीजन में क्या होता है,
कोशिका का निर्माण होता है। अर्धसूत्री समसूत्री पढ़ाया था ना, अर्धसूत्री में 4 गो नया सेल बनता है, समसूत्री में 2 गो नया सेल बनता है ना भाई। तो जो आपके अस्थाई उत्तक है उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन की घटना नहीं होती है, ठीक है। और अस्थाई उत्तक भी अपने आप में 2 प्रकार के होते हैं, सभी को नीचे समझेंगे इमेज के माध्यम से, सिंपल टिश्यूज और जटिल टिश्यूज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सिंपल टिश्यूज और जटिल टिश्यूज किस प्रकार के टिश्यूज के अंतर्गत आते हैं, तो आप कहेंगे परमानेंट टिश्यूज के अंतर्गत आते हैं। एक होता है भाई दूसरा विभाज्योतकी उत्तक, ठीक है भाई। इस उत्तक में शामिल कोशिकाएं विभाजन करती है। तो यहां पे हमने क्या सीखा कि भाई प्लांट टिश्यूज 2 प्रकार के होते हैं, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या डिफरेंस है, तो परमानेंट में कोई सेल डिवीजन नहीं होती है, जबकि विभाज्योतिकी उत्तक में सेल डिवीजन की घटना घटती है, ठीक है। अब हम अस्थाई उत्तक के जो 2 प्रकार है ना उसको पढ़ेंगे। यहां पे आइए इमेज से समझिए। देखिए पौधों में अस्थाई उत्तक परमानेंट टिश्यूज ये 2 प्रकार के होते हैं, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। तो हम पहले अस्थाई उत्तक हेडिंग करके पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब प्लांट टिश्यूज के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब आइए अस्थाई परमानेंट टिश्यूज में 2 प्रकार के थे, सरल और जटिल, है ना। तो अभी सरल उत्तक 3 प्रकार के होते हैं सरल उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। एक मृदु उत्तक होते हैं, है ना, पैराकाइमा बोलते हैं इसको। यह जीवित कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका की दीवार पतली होती है, पैराकीमा की दीवार कैसी होती है, पतली होती है। इसका मेन कार्य क्या है, मेन जो है ना, आपको टिश्यूज का फंक्शन ही पूछता है एग्जाम के अंदर, है ना। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, भोजन संग्रह, भोजन संग्रह, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेना, गैसों का आदान प्रदान करना और सेल की मरम्मत भी करना। तो ये सब है मृदु उत्तक। जो सरल उत्तक में आता है मृदु उत्तक, पैराकाइमा बोलते हैं, इनका मेन काम है भोजन, फूड का जो है स्टोर करना, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में रोल अदा करना, और जो है जो गैसेस हैं उसका एक्सचेंज करना, ठीक है भाई। अब ये सरल उत्तक में 3 प्रकार के होते हैं, तो एक मृदु उत्तक हो गया। दूसरा है स्थूल कोण उत्तक, है ना। यह जीवित कोशिकाओं से बना होता है। यह कोशिका की दीवार असमान रूप से मोटी होता है। अब पैराकाइमा और स्थूल कोण उत्तक में अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे, तो पैराकाइमा की जो दीवार है वो पतली होती है। स्थूल कोण उत्तक अर्थात कोलेनकाइमा की दीवार कैसा होता है, मोटा होता है। देखिए आजकल एग्जाम में ना हर एंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप क्वेश्चन भी खुद सोचते चलेंगे, जिसमें मैं आपकी मदद कर रहा हूं। आपको बस सुनना है, और यही सब क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। कोई माने ना माने, मानना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई, है ना। यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं, बहुत मेरे निर्णायक मोड़ पे खड़ा हूं मैं कि मुझे पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, ये मैं फैसला लूंगा। लेकिन जब तक पढ़ाऊंगा पूरे मन से, गद्दारी नहीं किया हूं कभी जिंदगी में, न करूंगा, ठीक है ना। कार्य पौधे की लचीला सहारा देना इसका मेन काम होता है ना। इसके अलावा एक तीसरा जो सरल टिश्यूज के अंतर्गत आएगा, तीसरा प्रकार है, ये है दृढ़ कोण उत्तक, है ना। दृढ़ कोण उत्तक, यह मृत कोशिका से बना होता है। कोशिका की दीवार बहुत मोटी तथा लिम्निन युक्त होती है। पौधों की मजबूती देना, सुरक्षा प्रदान करना, यह भी इनका काम होता है। अब देखिए अगर आपको सरल उत्तक, है ना, और कॉम्प्लेक्स उत्तक पहचानने या भूलने की डर बिल्कुल नहीं करना चाहिए अपने मन में आपको। क्यों, क्योंकि जितने पराकाइमा, यहां देखिए लास्ट में काइमा शब्द सब में जो है इंक्लूड है, जो भी सरल उत्तक है, ठीक है। तो पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जटिल उत्तक को आप पहले से जानते हैं, आइए नाम दिखा देता हूं। जाइलम को जानते हो कि नहीं जानते हो, फ्लोएम को जानते हो कि नहीं जानते हो। तो ये पेड़ पौधे की कैसा उत्तक है, जटिल उत्तक है। कैसा उत्तक है, जटिल उत्तक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है। लेकिन एक बात बता दूं कि पहले इतना से काम चल जाता था कि जाइलम क्या करता है गुरुजी, तो ये जो है जल का प्रवाह करता है, जल का संवहन करता है, जल को कैरी करके पौधे में एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है, दैट्स इट। लेकिन आजकल इतना से काम नहीं चलेगा। आजकल क्या पूछे जाएंगे, जाइलम कितने प्रकार के उत्तकों से मिलकर बने होते हैं प्रभु, है ना। जाइलम में निम्न में से कौन से उत्तक शामिल नहीं होते हैं। तो आइए, जाइलम का काम क्या है भाई, जल और खनिज को जो है पौधों के विभिन्न पार्ट में पहुंचाना, ले जाना, ये ट्रांसपोर्ट के जैसा काम करता है। ये जो है किस किस से मिलके बना होता है, तो ट्रेकिडस, वाहिकाएं, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम रेशा, है ना, ये सभी से मिलके बने होते हैं। तो यहां से हमने एक चीज सीखा कि जाइलम जो है
चार प्रकार के, है ना, उत्तकों से मिलकर जटिल उत्तक बना है, क्योंकि ये जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग प्रकार के चीजों से मिलके बने हैं, है ना। सरल वाला सेम प्रकार के चीजों से मिलके बने होते हैं, ठीक है भाई। तो ये चारों को ध्यान रखना। हो सकता है एग्जामिनर इसमें से तीन देखे, एक चौथा अलग घुसेड़ दे और पूछे जाइलम में इनमें से किसका रोल नहीं होता है, तो आता रहेगा तब ना बनाओगे, नहीं तो आओगे फिर, है ना। देखिए फ्लोएम, फ्लोएम पढ़ना है। जिस प्रकार से जाइलम जल को कैरी कर रहा था, फ्लोएम फूड को कैरी करेगा, फ्लोएम फूड को कैरी करेगा। फूड के जगह पे भोजन, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैरी करेगा। अब भोजन कैसे बनता है पेड़ पौधा में, चूल्हा पे बनता है ना, नहीं, फोटोसिंथेसिस में बनता है, आप सभी को पता होगा, है ना। और जो जिसमें नहीं बनता है वो स्वपोषी नहीं कहलाता है। जैसे कवक वगैरह खुद भोजन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल होता ही नहीं है ना। तो इसी एसेंशियल चीज नहीं है कवक के पास, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, नहीं होता है तो भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहता है, ठीक है मेरे भाई। तो है ना, लेकिन जो पौधे स्वपोषी होते हैं उसका जो भोजन होता है उसमें जो फ्लोएम होता है वो जो है फूड को विभिन्न पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। अब ये जो फ्लोएम है ये भी विभिन्न प्रकार से मिलकर बना होगा, क्योंकि ये भी जटिल यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में आता है। तो इसका नाम क्या है, फ्लोएम नलिका, सहायक कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेस है, ठीक है। तो ये भी चार प्रकार से मिलके बने होते हैं। अब आते हैं चालनी। यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली है। देखिए अभी सैब ट्यूब का नाम आपने सुना है, जो फ्लोएम को बनाने में मदद करता है, जिसका हिंदी में नाम चालनी नलिकाएं होती है। ये चालनी नलिकाएं में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, वीवीआई करके रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा फ्लोएम के किस पार्ट में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो आप कहेंगे सैब ट्यूब में। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन जब हम स्तनधारी के ब्लड को रीड करते हैं तो वहां से पूछा जाता है कि स्तनधारियों के प्लाज्मा के अतिरिक्त, है ना, किस ठोस भाग में केंद्रक नहीं पाया जाता है ना। तो आप कहते हैं आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर जो ममल्स होते हैं उनके आरबीसी के अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है अधिकांशतः। अधिकांशतः शब्द लगाने का मतलब है कि कुछ ऐसे स्तनधारी है जो अपवाद है, जो ऊंट या लामा के जो प्रजाति होते हैं उनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब जो प्लांट का दूसरा टिश्यूज था विभाज्योतिकी उत्तक, अभी हमने सरल उत्तक और कॉम्प्लेक्स उत्तक पढ़ा है जो परमानेंट उत्तक के अंतर्गत आता था, ठीक है भाई। अब हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं विभाज्योतिकी उत्तक। अब देखिए विभाज्योतिकी उत्तक नाम से जो है फेमस है। विभाज्य मतलब अलग करना, है ना। तो यहां से शीर्षस्थ, अंतस्थ और पार्श्वस्थ होता है, ठीक है मेरे भाई, है ना। इसका जो मुख्य काम है ना यही आपको पढ़ना है, यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो एपिकल मेरिस्टम है ये आपके जड़ और तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है। इसका कार्य है पादप के लंबाई में वृद्धि। देखिए पादप के लंबाई में वृद्धि के लिए कौन उत्तरदायी है, तो शीर्षस्थ एपिकल, है ना भाई। इसके अलावा दूसरा है अंतस्थ। इसका मेन काम क्या है, पादप की लंबाई में वृद्धि करता है। ये भी भाग लेता है विशेषकर उन पौधों में जिनकी वृद्धि रुक रुक के होती है, गन्ना वगैरह, ठीक है भाई। तो इसमें अंतस्थ कार्य करता है। तीसरा क्या है, पार्श्वस्थ। ये क्या करता है, पादप की मोटाई में वृद्धि। लंबाई और मोटाई तो समझ में आता ही होगा। तो अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन से विभाज्योतकी पादप के मोटाई में जो है सहायक होता है, तो इन तीनों में से कौन सा आंसर करोगे, पार्श्वस्थ लिटरल वाला, ठीक है मेरे भाई। और लंबाई में कहेगा तो शीर्षस्थ मेन रूप से है और अंतस्थ दो रूप से है। अगर ये दोनों ही ऑप्शन में है शीर्षस्थ और अंतस्थ, और पूछ रहा है कि पौधों की लंबाई में कौन रोल अदा करता है, तो आपको शीर्षस्थ आंसर करना है। लिख लो, सुन लो, ठीक है भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाहिए एक नोट करके, यहां पे लिखा है पौधों में द्वितीयक वृद्धि। अभी मैंने कहा कि भाई खाली वृद्धि पूछेगा तो एपिकल लगा दोगे आप, लेकिन अगर सेकेंडरी ग्रोथ पूछा जाता है कि भाई पेड़ पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, पेड़ पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है ना, पेड़ पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए आपको ये आंसर करना है आपका, है ना, लिटरल वाला। यहाँ पे देखिए मुख्य बिंदु में लिखा भी है, यह पौधों की मोटाई बढ़ाता है, इसमें द्वितीयक वृद्धि होती है। और अगर आपसे और भी थोड़ा गहरा जाके पूछे कि पेड़ पौधों में द्वितीयक वृद्धि किस किस सेल के डिवीजन से होता है, तो कोम्बियम और
क्रॉक कोम्बियम सेल के डिवीजन से जो है पेड़ पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जिसमें आपका लिटरल वाला जो है विभाजोत्तकी पार्श्वस्थ विभाजोत्तकी भाग लेते हैं, है ना। आशा करते हैं कि टिश्यूज में समझ में आया होगा कमोवेश, और सेल भी थोड़ा बहुत रिवीजन हुआ होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करना मेरे दोस्त, है ना, है ना। आज पहली बार बोल रहा हूँ, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस मामले में सबसे पहले सीमित संशोधन समिति की अवधारणा दी, जिसे बाद में केशवानंद भारती केस में विकसित किया गया। ये हमारे पॉलिटी बाबू का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि किस मामले में जो है संसद के पावर को जो है लगाम लगाया गया या फिर पावर को सीमित कर दिया गया, जो बाद में आगे चलकर जब केशवानंद भारती केस आया तो उसमें जो है थोड़ा सा छूट दिया गया या ढील दिया गया। ठीक है मेरे भाई, तो इसका नाम है गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य। ऐसा हुआ कि गोलखनाथ के पास बहुत जमीन थे, तो एक सरकारी नियम के तहत इनके कुछ जमीन को छोड़ के बाकी जमीन जो है सरकारी खाते में चला जाएगा, तो इनके खिलाफ जो है इन्होंने आवाज उठाकर मामला को आगे तक पहुंचाया। बाद में सुप्रीम कोर्ट महोदय ने एक फैसला दिया कि जो फंडामेंटल राइट संविधान में वर्णित है उनमें छेड़छाड़ या संशोधन करने या एमेंड कह लीजिए करने का अधिकार जो है पार्लियामेंट के पास नहीं रहेगा। ठीक है मेरे भाई, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई गोलखनाथ बनाम केस क्या था, तो आप कहेंगे संसद के जो है संशोधन शक्ति को सीमित करने वाला एक जो है केस था, एक स्टडी था। ठीक है मेरे भाई, अब पॉइंट पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 जो है, वैसे कितने भाग है संविधान में, कोई बच्चा बता सकता है क्या? तो संविधान में अभी भी 23वां शब्द आप कहीं मेंशन नहीं देखेंगे। इसका मतलब 22 ही भाग है, लेकिन जो सब भाग है अगर सबको मिला दिया जाए तो ये 25 काउंट होगा। जैसे जब मौलिक कर्तव्य ऐड हुआ तो 4 का ए बना, ठीक है, फिर 9 का ए बना, फिर 9 का बी बना, तो ये 3 जो है एडिशनल है मुख्य भाग के अलावा, इसीलिए काउंट में 25 होता है लेकिन नंबरिंग में 22 होता है। तो अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान में कितने भाग, तो 22 भाग, और कितने भागों में विस्तृत है, तो आप कहेंगे 25 भागों में सर। ठीक है मेरे भाई, तो भारतीय संविधान के भाग 3 जो है ये आपको मौलिक अधिकार के बारे में बताता है ना, और ये आर्टिकल कवर करने का काम करता है। अनुच्छेद 3, ये कौन बताया भाई? अनुच्छेद 12 लिखना इसको, है ना, मिसप्रिंट हो गया, मैं सही कर दूंगा। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में विस्तृत है भाग 3 में फंडामेंटल राइट। अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है हमारा शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस। जैसे गोलखनाथ, जैसे आपका केशवानंद भारती, वैसे ही एक केस शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह का था। इस केस के निर्णय में कहा गया कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है, संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। इसी चीज को स्टडी करते हुए जो कानून बनाया, तो भाई गोलखनाथ के पास जो जमीन बहुत ज्यादा था उनको सरकार अपने पास रख लिया, क्योंकि उस समय तक संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार में आता था। आपको याद होगा कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था, और ये बात उससे पहले 67 का है। तो ऑब्वियसली जो संपत्ति का अधिकार है उस समय मौलिक अधिकार हुआ होगा। और शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में कहा गया है कि भाई संसद के पास यह भी अधिकार है कि ये फंडामेंटल राइट में भी जो है अमेंडमेंट कर सकता है। तो इसी चीज को देखते हुए सरकार फायदा उठाते हुए गोलखनाथ जी का जो है जमीन अपने पास लेने को सोचा। गोलखनाथ चुप नहीं बैठे और इन्होंने इनका जो है मामला सामने आया, और 1967 में सुप्रीम कोर्ट महोदय ने इनके केस पर अमल करते हुए एक फैसला दिया कि भाई संसद जो है, भाई संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, ये फंडामेंटल राइट के मामले में कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। पूर्णतः क्लोज कर दिया, मामले क्लोज, है ना। मामला जब क्लोज हुआ तो भाई ये तो बहुत ज्यादा ये होने लगा कि भाई बिल्कुल क्लोज मत करो,
कुछ तो दो, कुछ तो हमारा जो है ये रखो, मान मर्यादा रखो। तो बाद में क्या हुआ, केशवानंद भारती केस आता है 1973 में, और इसमें कहा गया कि संसद फंडामेंटल राइट को एमेंड करेगा। हाँ, आपने सही सुना, संसद फंडामेंटल राइट को एमेंड करेगा, परंतु बिना बेसिक स्ट्रक्चर में क्षति या बदलाव पहुंचाए हुए, है ना। तो भाई आप कहोगे फिर शंकरी प्रसाद और ये केशवानंद भारती में क्या डिफरेंस है। तो शंकरी प्रसाद केस जो था, ये सीधे सीधे कहा कि भाई संसद जो है फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर सकता है, लेकिन उन्होंने ये टर्म नहीं जोड़ा कि बेसिक स्ट्रक्चर को बिना हाथ लगाए हुए या बिना कोई बदलाव किए हुए। लेकिन केशवानंद भारती ने कहा, इस केस में कहा गया कि भाई फंडामेंटल राइट को आप कर लो एमेंड, लेकिन इनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर का जिक्र जो है संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं है, ये निर्माण किया गया है ना। तो इसमें कौन कौन सा है भाई, ये लोकतंत्र है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, धर्मनिरपेक्षता से छूछा नहीं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कोई आंच नहीं आना चाहिए। ये सब को ध्यान में रखते हुए आप अमेंड कर सकते हो फंडामेंटल राइट के अंदर भी, है ना। इसके अलावा संविधान के मूल संरचना सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मैंने जैसा कि कहा कि भारतीय संविधान में संविधान के मूल संरचना से संबंधित कोई भी आर्टिकल नहीं है, कोई भी आर्टिकल नहीं है, कोई भी आर्टिकल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट है हमारा, एक नोट करके लिखा हूं कि संविधान में बजट शब्द का भी मेंशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। बजट के जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का मेंशन है, जो आर्टिकल 112 आपको इस प्रकार की चीज का दर्शन करवाता है। और बजट क्या होता है आप सभी समझते हैं। वैसे बजट का शाब्दिक अर्थ चमड़ा का थैला हुआ करता था, और यही अमल में कंटिन्यू हो गया, और हम लोग जो है, जो एक एस्टिमेट होता है कि आगे क्या क्या करना है, इसमें क्या क्या बनाना है, उसे हम लोग बजट बोल देते हैं। वैसे शुद्ध हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण होती है। अब यहाँ पे भाग एक्स, एक्स मतलब 20, है ना, x का मतलब 10, दो बार मतलब 20। तो 20 के अनुच्छेद भाग 20 के अंतर्गत जो आर्टिकल 368 है ना, संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। संसद जो संशोधन करता है भारतीय संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी चीज में, कोई ऐड करता है, कुछ हटाता है, कुछ नाम परिवर्तन करता है, तो ये सब जो पावर है, ये भाग 20 के अंतर्गत आर्टिकल 368 के अंतर्गत ही कर पाते हैं। और ये जो संशोधन की प्रक्रिया है, ये आपके साउथ अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा 1951 में पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। इसमें बोलने की स्वतंत्रता, जमींदारी भूमि का अधिग्रहण और व्यापार पर राज्य का एकाधिकार आदि शामिल था, है ना। तो यहां से भी आप क्वेश्चन निर्माण कर सकते हैं कि पहले संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से किस तथ्य पे ध्यान नहीं दिया गया। तो ये तीनों पे दिया गया है, वो और रहेगा, कुछ उसमें नहीं दिया रहेगा। तो भाई आपके ऊपर है क्वेश्चन जनरेट करना और आगे के बारे में सोचना कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है। वही तो कर रहा हूं, बस पढ़ो ना तुम, है ना। 106वां संविधान संशोधन 2023, अब जितने भी हालिया संविधान संशोधन है लेटेस्ट वाला, इसके बारे में बता दूं। और संविधान संशोधन 1 से लेके 106 तक का अलग से क्लास करा दिया हूं, जो आप टुडे एग्जाम की टॉपिक वाइज कंटेंट देखते हैं, जिसमें आपको 40 से अधिक टॉपिक मिल जाती है निःशुल्क किसी भी कंटेंट के साथ, है ना। तो उसमें आपको ये चीज दिया गया होगा, तो वहां से देख लीजिएगा। बहरहाल यहाँ पे जो नए नए संविधान संशोधन है, जो अभी चर्चा में भी है, तो ये बताने का काम मैं यहाँ पे जरूर करूंगा। 106वां संविधान संशोधन, इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई राज्य की विधानसभा या फिर केंद्र में लोकसभा, है ना, राज्य के विधानसभा और जो भी केंद्र शासित प्रदेश में आपका विधानसभा है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी इत्यादि में है, तो वहां पे जो है आपके 33% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित रहेंगे, ठीक है मेरे भाई। ये है 106वां संविधान संशोधन, 2023 में आया था, लागू बाद में हुआ था। 105वां संविधान संशोधन, उससे कम कर दीजिए, 2021 में आया था। ये क्या है भाई कि इस संविधान संशोधन के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट की अपनी सूची बनाने की जो है शक्ति राज्यों को दिया गया था। 104वां संविधान संशोधन क्या है भाई, जो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति हुआ करता था लोकसभा में और राज्य के विधानसभा में क्रमशः राष्ट्रपति और गवर्नर के द्वारा, इस प्रथा को समाप्त करते हुए जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है, उनके आरक्षण सीमा के लिमिटेशन को 10 वर्ष 2030 तक कंटिन्यू कर दिया गया है। तो ये आपके 104वां संविधान संशोधन में किया गया था। यहाँ पे मैंने नोट
करके एक आर्टिकल का नाम लिखा है कि जब आपका एंग्लो इंडियन की नियुक्ति वाली प्रथा यानी 104वां संविधान संशोधन से पहले जब ये सब चल रहा था तो उस समय कौन से आर्टिकल काम करता था। तो अगर आप राष्ट्रपति से हाँ सही है, लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करवा रहे हैं तो आपको आर्टिकल 331 यूज करना होता था। और अगर आप किसी राज्य के विधानसभा के अंदर 1 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करवा रहे हैं तो आपको, है ना, 333 आर्टिकल पावर देता था। राज्य के अंदर राज्यपाल साहब करते थे और केंद्र यानी लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति साहब करते थे, है ना। नेक्स्ट हमारा है 103वां संविधान संशोधन 19 में आया था। ये क्या है भाई, जो 10% जो आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस को, यानी अगर आप सामान्य वर्ग के हैं और इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, इस लिमिट जितना भी धन रखा गया है उससे कम है आपका इनकम वगैरह, तो आपको 10% की छूट दे दी जाती है सरकारी महकमा एग्जाम में। तो ये ईडब्ल्यूएस से संबंधित था। 102वां क्या था, इस संशोधन के माध्यम से जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, साथ ही साथ 338 बी वाला आर्टिकल भी जोड़ा गया, इसे ध्यान रखेंगे। 101वां क्या है भाई, यही तो है कमर तोड़ वाला संविधान संशोधन। ये क्या है, जीएसटी। ये क्या है भाई, जीएसटी, है ना। 1 रुपए की सामान आते आते आपके पास 2.5 रुपए की हो जाती है, ये है जीएसटी। क्योंकि इसमें केंद्र सरकार की जीएसटी, राज्य सरकार की जीएसटी और संयुक्त जीएसटी, कई प्रकार की चीजें हैं, है ना। तो ये जीएसटी वाला आया था 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत, है ना। और ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। जीएसटी जो है किस प्रकार के टैक्स हैं तो आपको बताना होगा, ये इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है ना, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर को मिला के एक मुफ्त जीएसटी बना दिया गया, है ना, इसे ध्यान रखेंगे। अभी जीएसटी की जो स्लैब है उसमें संशोधन किया गया 2025 के अंदर, यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख सकता है। पहले जो जीएसटी के स्लैब एक्टिव होते थे, देखिए 0% को एक्टिव तो नहीं मानेंगे ना, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं जाता है। तो वहां जो पहले एक्टिव था 5 था, 12 था, 18 था और 28 था। इन चारों को जो है मर्ज करके अब 3 स्लैब बना दिया गया है। 5, 18 को एज इट इज रखा गया है, 28 और 18 को हटा के एक मात्र 40 कर दिया गया है। ठीक है भाई, तो 5, 18, 40 अभी 3 प्रकार के जीएसटी स्लैब ही जो है आपके एक्टिव है ना। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न हमारा, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है। व्हाट इज द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन व्हिच ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स इन जीरो, है ना। मतलब रोजगार की ऐसी स्थिति कि भाई क्या जो कृषि श्रमिक है, कृषि लेबर है, एग्रीकल्चर लेबर है, उनकी जो प्रोडक्शन है वो 0 हो जाती है। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। इस बेरोजगारी के अंदर कृषि श्रमिकों की उत्पादकता जो है शून्य हो जाती है। ये कैसे होती है, आइए आसान भाषा में समझेंगे, बने रहिए, है ना, आज तक पर, है ना। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी स्थिति से है जहां जरूरत से ज्यादा लोग काम पर लगे हो। अगर इनमें से कुछ लोगों को काम से हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे छुपी हुई बेरोजगारी या लेटेंट अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। देखिए ऐसा क्यों होता है, आप गांव में देखे होंगे कि भाई रमेश को पहले एक बेटा था जो 10 साल का था, वो भी खेत में जाके रमेश का जो है हाथ बटाता था। अब रमेश के पास 3 बेटा है, पहले वाला 23 साल का है, दूसरे वाला 21 साल का और तीसरे वाला 17 साल का है। अब पहले जहां रमेश और उनके एक पुत्र खेत में काम कर रहे थे, अब रमेश और इनके 3 पुत्र उसी खेत में काम कर रहे हैं। खेत की लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं बढ़ा है, खेत इतना ही बढ़ा है। लेकिन पहले जहां रमेश अकेला कर रहा था, कुछ दिन के बाद रमेश का बेटा जब 10-11 साल का हो गया तो 2 आदमी करने लगा। अब रमेश को 3 बेटा है तो अब 3 गो बेटा और रमेश, यानी अब 4 आदमी काम कर रहा है। अब भाई खेत तो इतना ही बड़ा है, अगर अच्छे से खेती शुरू से ही किया जा रहा है, मान लो जितने भी संभावित उत्पादन हो सकता है उसमें, तो उत्पादन की मात्रा बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा, उत्पादन की मात्रा नहीं बढ़ा। इसका मतलब मैं यहां से इनके 2 बेटा यानी तीनों बेटा को भी हटा दूं तो भाई अगर उत्पादन की हाईएस्ट पीक पर वो शुरू से ही उपजा रहा है धान गेहूं चाहे कुछ भी, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उतना ही होगा। समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे में क्या एक भ्रम उत्पन्न हो जाती है कि रमेश को क्या लगता है कि मेरे तीनों बेटा काम कर रहा है, हालांकि ये तीनों बेटा बेरोजगार हो रहे होते हैं। क्यों,
है ना, उनको दिख रहा है ना कि भाई खेत में काम कर रहा है, लेकिन ये कहीं और भी काम करके जो है अपनी दिन रात को अच्छा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे रमेश ही काफी था। लेकिन ये रोजगार में लगे भी हैं और वास्तविक रूप से बेरोजगार हैं, और इनके पास कोई दूसरा साधन भी नहीं होता है। तो ऐसे बेरोजगारी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, है ना, कि मतलब भाई जो भी है उसको हटा भी देंगे तो भी प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। दूसरा बेरोजगारी क्या होता है ये तो आप सब जानते हैं, और इंडिया के बच्चा बच्चा बेरोजगारी को जानता है। ठीक है भाई, बेरोजगारी तब होती है जब कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहा हो और उसे काम नहीं मिल रहा हो। इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा कष्ट संसार में और कुछ नहीं है। जहां हम, है ना, कुशल होते हुए भी, है ना, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है ना, है ना। चलिए, है ना, इसके अलावा बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगार लोगों की संख्या को श्रम बल में शामिल लोगों की संख्या से जब हम भाग दे देते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की गणना यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे बेरोजगारी दर का हमने सूत्र लिख दिया है, बेरोजगार श्रमिक बट्टा कुल श्रम बल गुने 100। इसे भी वीवीआई कर लेंगे बेरोजगारी दर। ठीक है मेरे भाई, अभी जो 2025 ईयर बीता है तो वहां पे समग्र बेरोजगारी में एक माइनर सा कमी आया है ना, तो वह उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। भारत की आधिकारिक बेरोजगारी दर का आकलन कौन करता है? तो भाई भारत में जो बेरोजगारी है, ऑफिशियल रूप से जो इसका अनुमान आकलन करता है वो मॉस्पी के तहत एनएसओ करता है। मॉस्पी के तहत एनएसओ करता है। याद कीजिए जब मुद्रास्फीति पहला क्लास में सीपीआई संयुक्त पढ़ाया था, अर्बन प्लस रूरल, है ना, तो इसकी आंकड़ा इकट्ठा करना और प्रकाशन करना दोनों भी यही काम कर रहा था, मॉस्पी के अंतर्गत एनओसो। ठीक है, उसी प्रकार से जो भारत में बेरोजगारी दर होते हैं उनको इकट्ठा करना और प्रकाशित करना, ये दोनों एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का काम है। अब यहां पे नोट करके एक चीज लिखा है सर, नोट, मॉस्पी के अंतर्गत जारी न्यू रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के शिक्षित व्यक्तियों के बीच समग्र बेरोजगारी दर 6.5% है। 2024 में ये 7% था। वीवीआई कर लेना करंट सेक्शन से। ये क्वेश्चन ऑट है। ये क्वेश्चन कैसा है? ऑट है। ऑट मतलब पेविलियन में जाने वाला नहीं, नौकरी तक पहुंचाने वाला ऑट है ये। ठीक है भाई, इसे वीवीआई कर लेना। ठीक है मेरे भाई, है ना। अब देखिए यहाँ पे मामला तब बिगड़ेगा क्योंकि ये जो मॉस्पी प्रकाशित करता है अपना डाटा, तो वहां पे एक एक चीज को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पढ़ा दिया, एग्जाम में कुछ भी आया टिक कर देना है। देखिए यहाँ पे खाली मैं ये शिक्षित व्यक्ति को हटा दूं इस लाइन से, है ना, खाली मैं इतना पढ़ूं कि भाई 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बीच समग्र बेरोजगारी दर, तो उस केस में मामला बदल जाएगा। उस केस में आंकड़ा जो है आपका बदल जाएगा। ठीक है भाई, शिक्षित व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी 2024 में 7% था और 2025 में ये घट के 6.5% हो गया है अकॉर्डिंग टू मॉस्पी। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए शिक्षित व्यक्ति इस रिपोर्ट में कैसे आदमी को शामिल किया जाता है? जो या तो माध्यमिक शिक्षा प्राप्त किया हो या फिर उससे अपर शिक्षा प्राप्त किया हो। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। भारत में गरीबी रेखा का आकलन, देखिए ये तो बेरोजगारी है ना। अब बेरोजगार रहेगा तो गरीब होगा, तो गरीबी रेखा का आकलन कौन करता है? नीति आयोग के टास्क फोर्स के द्वारा किया जाता है, परंतु डाटा कहां से लेता है? मॉस्पी के अंतर्गत एनएसओ से जो है लेता है। अब देखिए बेरोजगारी दर मॉस्पी एनएसओ जारी करता है तो उसको डाटा सब पता रहता है। यही डाटा के आधार पे मान लीजिए नीति आयोग आपके जो है गरीबी रेखा का आकलन कर देगा, उनका टास्क फोर्स। नीति आयोग क्या है इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं साहब। अच्छा, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष थे सुमन कुमार बेरी साहब, ये अपने पद से अब हट गए हैं। इनके जगह पे अशोक लाहरी साहब जो है अब नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष होंगे। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, फिट कर लेना है, क्योंकि ये 1.5-2 साल तक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन है। तो अशोक लाहरी साहब है, इन्हें ध्यान रख लेंगे। अब भारत में बेरोजगारी के प्रकार पढ़ेंगे। आइए, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है अच्छे से ऊपर में समझा दिए थे। ये खास करके कृषि और असंगठित क्षेत्रों में आपको देखा जाएगा। क्या ये संगठित क्षेत्र में देखे जा सकते हैं?
तो आपको कम देखे जा सकते हैं संगठित क्षेत्र में। अरे भाई, इंडियन रेलवे तो चाह रहा है कि जहां 5 आदमी की काम हो वहां 3 आदमी से हो जाए, तो क्या प्रच्छन्न बेरोजगारी वहां पे एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, संगठित क्षेत्र में कम करता है, असंगठित क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में ज्यादा करता है। इसीलिए मैंने रमेश और उनके 4 बेटा का उदाहरण लिया था इसको समझाने के लिए। ऐसे बेरोजगारी में कुछ श्रमिक को हटा भी दिया जाए तो प्रोडक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा मौसमी बेरोजगारी, नाम से स्पष्ट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। यह बेरोजगारी वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान होती है। भारत में कृषि मजदूर को पूरे साल काम नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए अभी क्या कर रहे हैं, अभी जैसे गेहूं वगैरह रबी के फसल को समेटने का समय है, यानी काटने का समय है। जैसे रबी का फसल समेट लेगा, फिर किसान क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। बहुत कम किसान जो है इस बीच में जायद के फसल बोएंगे, क्योंकि उनके पास इस प्रकार का जमीन भी होना चाहिए, थोड़ा बलुआ मिट्टी वाला। ठीक है, नहीं तो घर में बैठे रहेंगे जब तक बारिश होगा तब तक, और फिर मानसून में खरीफ फसल की तैयारी करेंगे। तो ये जो आपके सीजन, मतलब प्रत्येक साल रोटेट होने वाली बेरोजगारी है, जो एक सीजन, एक खास सीजन में आता है, तो इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और ये भी आपके कृषि सेक्टर में ज्यादा देखने को मिल जाता है। अभी तक कौन कौन टिके हो यहाँ पे तक वीडियो में, अपनी अपनी जो है एक नाम भी लिख देना, इससे मैं खुश हो जाऊंगा, है ना भाई। पता तो चले कि आप यहाँ तक देख लिए, इतना मुझे झेल लिए, है ना। संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यह बेरोजगारी की एक श्रेणी है जो बाजार में उपलब्ध नौकरियों और बाजार में उपलब्ध श्रमिकों की कौशलता के बीच बेमोल होने से होता है। देखिए, जो स्ट्रक्चरल बेरोजगारी है, मान लीजिए कि भाई एक जो है स्टेनो का पोस्ट खाली है, स्टेनो का पोस्ट खाली है, ठीक है, और आपको टाइपिंग तो आती है, लेकिन आपने शॉर्ट हैंड नहीं सीखा है, तो इसके वजह से आपको काम पे नहीं रखा गया, और उस केस में आप बेरोजगार कहलाए। तो आपके जो जरूरत है, जो भी डिग्रियां की जरूरत है, वो आपके पास नहीं है, इसलिए आप बेरोजगार हैं। और ऐसे केस में जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाई शिक्षित बेरोजगारी। इसका जस्ट उल्टा समझिएगा। मान लीजिए आपने पीएचडी किया है भाई, मान लीजिए आपने पीएचडी किया है, पीएचडी किया है, और आपने एमटीएस का फॉर्म भर दिया है, ठीक है मेरे भाई, और आपको हो रहा है कि भाई एमटीएसओ हो जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में इसे हम शिक्षित बेरोजगारी कहेंगे, कि भाई पढ़ लिए बहुत ज्यादा और कुछ भी तलाश रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया हूं, ग्रेजुएट चाय वाला, है ना, ग्रेजुएट चाय वाला। नेक्स्ट है हमारा चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। यह बेरोजगारी बहुत ही व्यापक बेरोजगारी है, जब बाजार में मांग कम हो जाती है तब उत्पन्न होती है। यानी जब बाजार की डाटा में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाती है तो ऐसे बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक ही वसूल है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। हर चीज को रिलेट करना सीखो बेटे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक ही वसूल है बेटा, लाभ कमाना। और जब मांग ही घट गया, जब भैया मांग ही घट गया तो प्रोडक्शन करने की जरूरत है क्या, यानी कम करने की जरूरत है ना। और जब प्रोडक्शन कम करने की जरूरत है तो फ्री में आपको सैलरी देगा क्या? तो ऐसे केस में क्या होगा, कर्मचारियों की छटनी कर देगा। और ये जो बेरोजगारी छटनी से उत्पन्न हुआ है इसे हम चक्रीय बेरोजगारी कहेंगे। ये मेन रूप से क्यों हुआ है, जब अर्थव्यवस्था में मांग घट गया है, यानी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आ गया है। मांग घट गया, प्रोडक्शन कम करना होगा, प्रोडक्शन कम करना होगा तो फ्री में आपको सैलरी नहीं देगा, इसीलिए आपकी छटनी हो जाएगी। और ये जो आपके छटनी होने से जो आप बेरोजगार हुए हैं, ये चक्रीय बेरोजगारी के अंतर्गत हुए हैं, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है सर, कि ज्यादातर यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, बता दिया। इंडिया में कैसा अर्थव्यवस्था है गुरुजी? तो इंडिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था है गुरुजी, है ना। रूस वगैरह सब में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, और अमेरिका वगैरह में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तकनीकी बेरोजगारी क्या होती है? टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया भैया? पहले जो कोई सरकारी नौकरी करता था तो वहां पे एक वेतन विभाग हुआ करता था। क्या होता था? एक वेतन विभाग, आज भी है ना। तो जब पहले वेतन विभाग हुआ करता था, अकाउंट डिपार्टमेंट्स, तो उनके एक जो है ना कैश डिपार्टमेंट हुआ करता था, कैश डिपार्टमेंट।
ये कैश डिपार्टमेंट क्या करता था, महीना की एक फिक्स डेट के अंतर्गत जब आपकी पेमेंट होती होगी तो उस दिन आपको कैश में जो है रकम दिया करता था, है ना, लाइन लगा के आपको पेमेंट। लेकिन अब जो है कंप्यूटर के आ जाने से, एनईएफटी वगैरह की सुविधा हो जाने से ये कैश डिपार्टमेंट जो है, कैश ऑफिस जो है, ये बंद हो गया है। तो इसे हम, इसका जो, इसमें जो काम करने वाले वर्कर पहले लगते होंगे या लगे होंगे, वो जो बेरोजगार हुए, हालांकि सरकारी नौकरी में एक जगह से दूसरे जगह रख दिया गया होगा, हटाया नहीं गया होगा, लेकिन अब इसकी वैकेंसी तो बंद हो गई। तो इससे जो बेरोजगारी उत्पन्न हुआ वो तकनीकी बेरोजगारी हो गया गुरुजी। क्या हो गया भाई? तकनीकी बेरोजगारी हो गया। समझने में कोई कहीं से दिक्कत है तो बताना, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा एक है घर्षण जन्य बेरोजगारी, फ्रिक्शनल बेरोजगारी। यह हमेशा न्यू रोजगार खोजने के बीच में जो उत्पन्न बेरोजगारी होता है उसे हम फ्रिक्शनल बेरोजगारी कहते हैं। मान लीजिए आपने एक कंपनी में काम कर रहे हैं, अभी आपको जो है मान लीजिए 80 के रुपया पर महीना दे रहा है, एक दूसरे कंपनी में आपने रिज्यूम को भेजा था, एक्सेप्ट भी हो गया, एचआर ने आपका इंटरव्यू भी ले लिया, अब आपको इस दूसरे कंपनी में ज्वाइन करना है, लेकिन आपका मन बड़ा चंचल है, आपने सोचा कि क्यों ना हम 15 दिन जो है मजा मस्ती कर ले। अब ये नौकरी को आपने रिजाइन दे दिया और ये 15 दिन आप बैग में तेल भरा के घूम रहे हैं। तो ये जो 15 दिन आप बेरोजगार रहे वो है घर्षण जन्य बेरोजगारी, यानी एक नौकरी से दूसरे नौकरी में शिफ्ट होने का बीच का समय। यहां पे नोट करके लिखा है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी अधिक है, जबकि शहरी क्षेत्रों में संरचनात्मक और शिक्षित बेरोजगारी जो है ज्यादा है। चक्रीय बेरोजगारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मेन पार्ट होता है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 के अनुसार विराट कोहली किस देश के खिलाफ अपना एकमात्र टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाया है? विराट कोहली के पास वैसे तो बहुत शतक है, लेकिन टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ एक ही शतक है और वो है अफगानिस्तान के खिलाफ। मेरे दिमाग की उपज है, आने वाले समय में एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, विराट कोहली 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना पहला और एकमात्र टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए हैं, इसीलिए मैंने दिसंबर 2025 तक का ही डाटा बताया। हो सकता है 2026 में कहीं और लगा दे, लेकिन अब टी20 से तो इन्होंने संन्यास ले लिया है, तो शायद यही इनका जो है आखिरी हो जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर। हालांकि आईपीएल खेल रहा है और आईपीएल में भी सबसे अधिक 8 शतक इन्होंने ही लगाया है। विराट कोहली एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का 49 ओडीआई शतक था, जिनके रिकॉर्ड को 2023 में 50 शतक बनाकर ध्वस्त किया था, और ये 50वां शतक न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वर्ल्ड कप के दौरान आया था। विराट कोहली हाल में ही अक्टूबर 2025 में ही अपने एक दिवसीय कैरियर में कुछ रन जोड़ते ही, है ना, सचिन तेंदुलकर के बाद और कुमार संगकारा से पहले आ गए हैं। यानी जो पहले, यानी सितंबर 2025 में कोई कहेगा तो विराट कोहली का 3rd पोजीशन होगा ओडीआई में रन बनाने का, लेकिन जैसे ही अक्टूबर 2025 हो जाएगा तो 2nd पोजीशन हो जाएगा। और 2nd पोजीशन पे आने के लिए किस खिलाड़ी को इन्होंने तीसरे स्थान पे धकेल दिया है? तो आप कहेंगे कुमार संगकारा, जो वर्तमान में राजस्थान रॉयल के कोच है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतरराष्ट्रीय शतक 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ लगाए थे, इसे भी ध्यान रखेंगे। सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2013 में घोषणा हुआ और 2014 में हैंड रिसिप्ट हुआ भारत रत्न, ये ध्यान रखेंगे। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित होने वाले एकमात्र और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी है, ये भी सबसे कम जो है एज का खिलाड़ी भी है और एकमात्र खिलाड़ी भी है। इन्होंने पद्मश्री भी प्राप्त की है 1990 में, 2008 में पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड 1994 में, और मेजर खेल रत्न अवार्ड 1997 में। तो ये सचिन के कुछ अवार्ड हैं। इनके अलावा अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे पहले दोहरा शतक भी सचिन तेंदुलकर ने ही 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। बाद में इंडिया के पांच बैट्समैन हुए जिन्होंने दोहरा शतक लगाए हैं, 5 या 6 हो जाएगा ना अब, 5 ही होगा जी, 5 ही होगा। और सबसे हाईएस्ट स्कोर अगर ओडीआई में कहेंगे एक पार्टिकुलर पारी में, तो रोहित शर्मा के नाम है। 264 रन इन्होंने बनाया है, जो किसी एक टीम का पूरा स्कोर होता है, इनका एक पारी का स्कोर है भाई, वेरी गुड। इसके अलावा आईपीएल में वर्तमान समय तक सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम है। विराट कोहली को 2017 में पद्मश्री, 2018 में मेजर ध्यानचंद, 2013 में अर्जुन अवार्ड, है ना। इसके अलावा सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड एक से अधिक बार प्राप्त हुआ है।
ठीक है। सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड किसे दिया जाता है, मैं नीचे बात करूंगा, पहले तो ये बता दूं कि ये डिकेड ऑफ क्रिकेटर भी रहे हैं। 2011-2020 दशक के जो है क्रिकेटर के रूप में भी इन्होंने प्राइज जीता है। कौन? विराट कोहली। नोट करके यहाँ पे लिखा है आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पुरुष खिलाड़ी को सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड दिया जाता है, जबकि आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द ईयर जीतने वाले खिलाड़ी को हैहो रिचेल फ्लिंट अवार्ड दिया जाता है। ये दोनों अवार्ड का नाम भी याद रख लेना, काफी काम के हैं। भारत ने अपना, अच्छा अभी 2025 के लिए घोषणा नहीं हुआ है, 2024 वाला ही 2025 में हुआ था, जो जसप्रीत बुमराह आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर है। ठीक है भाई। भारत ने अपना पहला ओडीआई इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स के मैदान में अजीत वाडेकर की कप्तानी में 1974 में खेला था, ये सब भी पूछा जाता है। भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला था 1932 में, और इंग्लैंड में ही खेला था, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे सीके नायडू के कप्तान में। तो यहां से दो क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय टेस्ट टीम के पहले कप्तान तो सीके नायडू, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय ओडीआई टीम के पहले कप्तान तो अजीत वाडेकर। लेकिन अगर इसमें टेस्ट शब्द वाले में अगर आजादी के बाद पूछ दे कि भाई आजादी के बाद भारतीय टीम के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे, तो लाला अमरनाथ का नाम याद रखिएगा, नीचे मैं इस चीज को क्लियर किया हूं। ठीक है मेरे भाई। भारतीय धरती पर पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच भारत कब खेला, ये तो इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ। भारतीय धरती पर यानी इंडिया में इंटरनेशनल मैच टेस्ट और ओडीआई कब हुआ, तो भाई टेस्ट मैच जो है भारत और इंग्लैंड के बीच ही हुआ, ये 1933 में हुआ था। कप्तान सीके नायडू थे। इसी मैच में लाला अमरनाथ ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक भी लगाया था। तो एक कोच मुंबई में हुआ था, मुंबई में, इसे ध्यान रखेंगे, मुंबई में। ठीक है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए पहला शतक वीर कौन है, तो लाला अमरनाथ, याद रखिएगा। ठीक है। नोट, स्वतंत्र भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसे वर्तमान में अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जानते हैं, वहां पे वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ था। तो अगर आपसे पूछे कि भाई भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट तो भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, 1932 में हुआ था, सीके नायडू कप्तानी में हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई आजादी के बाद किस देश के साथ भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला, तो वेस्ट इंडीज था। विवियन रिचर्ड्स का नाम सुने हैं, है ना। और जो आपका ये कौन है, नीना गुप्ता, पंचायत में जो रहती है प्रधान, है ना, तो उस समय जो है उनका कुछ उस समय रिलेशन था, उनसे एक बेटी भी है। क्या नाम है उनका, याद नहीं आ रहा है, क्या जान के करना है। चलिए, 1983 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच लंदन, इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था, जो आपके हमने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, तो उसका जो फाइनल मैच है वो लॉर्ड्स में हुआ था, है ना। इस वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, कपिल देव जी। फाइनल मैच में वेस्ट इंडीज को 43 रन से हराया था। इस फाइनल मैच में कृष्णचारी श्रीकांत जो है 38 रन बनाए थे और सबसे अधिक रन बनाने वाले थे, है ना। ये भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओवरऑल इस पूरे सीरीज में यानी वर्ल्ड कप के दौरान जो सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय हुए वो तो कपिल देव हुए। यहीं पे कपिल देव का हाईएस्ट 175 रन का स्कोर भी है ओडीआई कैरियर में। लेकिन उस फाइनल मैच में पार्टिकुलर सबसे अधिक रन बनाने वाले कृष्णाचारी श्रीकांत थे, जिन्होंने 38 रन बनाए थे, और वेस्ट इंडीज को 43 रन से हराया गया था और पहली बार हमने वर्ल्ड कप जीता था। दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1844 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच खेला गया था, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच 1844 खेला गया था। लेकिन उस समय क्रिकेट मैच का कोई नाम नहीं दिया गया था भाई कि ये टेस्ट होगा, कि ओडीआई होगा, कि ये T20 होगा, ऐसा कुछ नाम नहीं दिया गया था। खाली भाई खेलो, आओ खेलो, है ना, वहां कुछ नियम रहा होगा। तो 1844 में कनाडा और अमेरिका के बीच हुआ था। फिर क्या होता है, टेस्ट मैच और वनडे मैच जो पहली बार खेला गया था दुनिया स्तर पर, वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। 1877 में टेस्ट मैच की शुरुआत हुई थी और फिर 1971 में आपका ओडीआई मैच की शुरुआत हुई थी। एक दिवसीय महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत 1973 में हुआ था, है ना। पुरुष वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुआ था, एक दिवसीय ओडीआई। पुरुष T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुआ था। महिला T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में हुआ था। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2023 में हुआ था। तो ये कुछ एक ईस्वियां है, आपको ध्यान रखना है। आईसीसी अंडर 90 T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा।
और 2025 वाला भी बता दिया हूँ। दोनों याद रखना, ये भी वीवीआई पॉइंट होते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े वर्ल्ड कप होते हैं उनकी डाटा तो सब याद कर लेते हैं, लेकिन ये कुछ गुमनामी वर्ल्ड कप जिनके डाटा आप याद नहीं करते और एग्जाम में छप जाता है। ठीक है मेरे भाई। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के विजेता भारत हैं, और ये फाइनल मैच आपके नई मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ था, जहां पे हमने साउथ अफ्रीका को हराया था। नोट, हमने अब तक आईसीसी कौन कौन से खिताब जीते हैं पुरुष वर्ग में, तो 1983 में कपिल देव की अगुवाई में हमने सबसे पहले वर्ल्ड कप जीता। 2011 में एमएसडी के कप्तानी में हमने जीता वर्ल्ड कप। 2007 में फिर एमएसडी के कप्तानी में हमने टी20 वर्ल्ड कप जीता। 2024 में हमने रोहित शर्मा के कप्तानी में हमने टी20 वर्ल्ड कप जीता। 2026 में हमने सूर्य कुमार यादव के कप्तानी में हमने टी20 वर्ल्ड कप जीता। तो इतने सारे हमारे पास आईसीसी ट्रॉफियां हैं भाई, 3 टी20 और 2 ओडीआई का, 3 हो जाता ओडीआई का, क्योंकि पता है कि 2023 में भी हम फाइनल में पहुंच गए थे लेकिन हार गए थे। 2026 आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप की विजेता भारतीय टीम है, और ये फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, है ना। और जैसा कि मुझे याद है, यहाँ से स्पेशल ट्रेन भी चलाए गए थे गुजरात जाने के लिए, जहां मैं रहता हूँ, है ना, फाइनल मैच को देखने के लिए। और न्यूजीलैंड को 96 रनों से हरा के जो है खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर का पता लगा लेना है। पहला स्टेटमेंट है कि अरुणाचल प्रदेश में पोंगटू महोत्सव मुख्य रूप से तुत्सा जनजाति के लोग मनाते हैं। तुत्सा, सही बात है भाई, तुत्सा जनजाति के लोग अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं और पोंगटू मनाते हैं, सही है भाई। तुलूनी महोत्सव नागालैंड के प्रमुख त्योहार है जो जुलाई महीने, सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके राइट हो जाएंगे, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके राइट हो जाएंगे। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला विभिन्न जनजातीय त्योहार कैसे पता चलता है कि भाई कितने टाइम हो गए, कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल पाएगा, मुझे उतना नहीं नॉलेज है। चलिए कोई बात नहीं, टाइम को मत देख बेटा। क्या है, टाइम इसलिए देख रहा हूं भाई कि नाइट ड्यूटी करके आया हूं और इसी में लगा हूं, हालांकि इसकी कंटेंट मैं 3 दिन से लिख रहा हूं, है ना, ऐसा एक दिन का मत समझना। अभी खाना बनाना है, खाना है, सोना है, और फिर 10 बजे रात में मुझे नाइट ड्यूटी भी जाना है ना, तो इसका भी कदर करके कम से कम पढ़ लेना, है ना। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला विभिन्न जनजातीय त्योहार के बारे में हम नीचे बता रहे हैं। पोंगटू महोत्सव, ये तुत्सा जनजाति के लोग मनाते हैं, ये कृषि उत्सव है, और बाजरा के कटाई से पूर्व और बुआई के बाद में देवता रंग खोटक को धन्यवाद देने के लिए यह त्योहार जो है मनाया जाता है। एक एक बात को ध्यान रखना, पहले के जमाना गया कि ये कहाँ का त्योहार है, अब आपको देवता कौन है, कौन महीना में होता है, कौन फसल के समय होता है, हाथ में क्या लेके किया जाता है, हाथ में हाथ डाल के डांस किया जाता है कि गोल चक्कर में किया जाता है, लड़का भाग लेता है कि लड़की, या दोनों भाग लेता है, परिधान का नाम क्या होता है, मुख्य पकवान क्या बनता है ना, ये सब के सब ध्यान रखना, नहीं तो ये सीएम फंस गया, ऐसा मत करना, है ना। सोलुंग, सोलुंग यह आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्योहार है जो सितंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इसमें अच्छी फसल के लिए देवी पोनुंगा की पूजा की जाती है और पारंपरिक पोनुंग नृत्य किया जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। सोलुंग में पोनुंग नृत्य होगा, आदि जनजाति के लोग करते हैं, और ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। मोपीन त्योहार, मोपीन, ये गालो जनजाति के लोग जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं, है ना, गालो जनजाति के लोग अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं, और ये अप्रैल महीना में मनाया जाता है। ये कृषि के देवी मोपीन को समर्पित है, और इस त्योहार में पोपीर डांस किया जाता है। मिलता जुलता नाम पोपीर डांस, कई बार पूछा गया है पोपीर डांस कहाँ का है, तो पोपीर डांस जो है अरुणाचल प्रदेश के है। किस त्योहार में, मोपीन जो है फेस्टिवल, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। एक रेह डांस होता है, सॉरी त्योहार होता है ना, ये मिसमी जनजाति के लोग जो है मनाते हैं रेह त्योहार फरवरी महीना। न्यूकोम, अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति नीसी, इसके द्वारा 26 फरवरी को मनाया जाने वाला त्योहार है। ये आपदा से बचाव, बीमारियों से बचाव के लिए, है ना, जो उनके देवता हैं रिंखम पारा, है ना, सॉरी, जो उनके जो है न्यूकोम में अरुणाचल 26 फरवरी को मनाया जाता है। आपदा प्रबंधन, फसल बीमारी से बचाने के लिए किया जाता है। इस मौके पे एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है रिखम पारा, रिखमपारा नृत्य है, ये किया जाता है न्यूकोम फेस्टिवल के अंदर। इस प्रकार का एक देवता का भी नाम है ना, देखिए मेरे ध्यान से, हाँ, रंग खोटक, रंग पोंगटू महोत्सव का जो देवता है वो रंग खोटक है, ठीक है, इसी प्रकार से ये नाम है यहाँ पे, है ना। इसके अलावा ड्री, ड्री फेस्टिवल भी अरुणाचल प्रदेश में होता है, आपतानी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है ना, आपतानी जनजाति के, और इस दौरान कौन सा नृत्य होता है, तो दमिंडा नृत्य होता है ना। त्योहार और नृत्य को जो है क्रम में याद रखें किसमें कौन सा होता है, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। लोसार, लोसार एक बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ त्योहार है जो आपके अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ और भी कई स्टेट जैसे हिमाचल प्रदेश और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी मनाया जाता है। यहाँ पे मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करता हूँ तो लोसार यह मोनपा जनजाति के लोग जो है मनाते हैं, है ना।
है ना, मोनपा जनजाति और भी कई सारे बौद्ध जनजाति जो अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग नाम से निवास करते हैं, मेम्बा, ये सब भी मनाते हैं, है ना। इसके दौरान कौन सा नृत्य होता है, मुखौटा नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, मुखौटा नृत्य। संगकेन, खमती और सिंगफो समुदाय का यह त्योहार है ना। संगकेन जो है ये खमती और सिंगफो समुदाय का त्योहार है, अप्रैल महीना में मनाया जाता है और ये भी बौद्ध धर्म के जैसा त्योहार है, अरुणाचल प्रदेश का ही है। चलो लोकू, यह नोक्टे जनजाति का त्योहार है जो कृषि सत्र के शुरुआत के लिए मनाया जाता है। इसमें ईश्वर रंग की पूजा की जाती है। इस अवसर पर चलो नृत्य किया जाता है। तो चलो नृत्य कब होता है, चलो लोकू उत्सव के दौरान। और चलो लोकू उत्सव कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। इसमें अरे दिल बन गया भाई, ये तो काफी खतरनाक चीज है, पेन समझ में नहीं आता है मुझे क्या हो जाता है। और इसमें कौन से देवता का प्रयोग किया जाता है, रंग का प्रयोग किया जाता है, रंग का, ठीक है भाई, रंग का, सॉरी, पूजा किया जाता है। देवता का प्रयोग थोड़ी करना, प्रयोग करने की चीज है देवता, है ना। लैब है क्या, सीडोनी, सीडोनी, है ना, डोनी मतलब सूरज होता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, है ना, तभी तो डोनी पोली एयरपोर्ट है वहां पे। तो सीडोनी टैगिन्स जनजाति के फरवरी में मनाया जाने वाला उत्सव, धरती यानी सी और सूरज डोनी इनकी पूजा की करने के लिए किया जाता है। मोह, ये भी एक प्रकार का उत्सव है, तंगसा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, अप्रैल महीना में आता है। और फल की देवी तुंगिया चमचा को प्रसन्न करने के लिए जो है ये त्योहार मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में आएंगे तो कुछ अन्य नृत्य, अजी लम्हू नृत्य होता है, बर्डो छम होता है, एक याक छम होता है अलग जगह का, बर्डो छम होता है, याक नृत्य होता है, लाइन एंड पीकॉक डांस होता है, पोनुंग डांस होता है, बुइया डांस होता है। ये सभी के सभी कहाँ पे होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। बाद में कि अरुणाचल प्रदेश में जनजातीय फेस्टिवल और नृत्य को हमने ऊपर कई सारे को रिलेट किया है। भारत का सबसे बड़ा पूर्वी, सॉरी, सबसे पूर्वी बिंदु जो है ये किबुथु, ये कहाँ पे रहेगा, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही स्थित है किबुथु। इसे ध्यान रखेंगे, किबुथु को भी आपको ध्यान रखना। 3 बज गए, अब मैं 4 बजे खाऊंगा, बाप रे। चलो, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर का पता लगाइए। पहला है स्टेटमेंट, आगरा के किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दूसरा स्टेटमेंट है, आलमगीर सेकंड की हत्या उनके पुत्र शाह आलम द्वितीय ने करवाया था। नहीं भाई, आज्ञाकारी पुत्र था ये जो है औरंगजेब के जैसा नहीं था, इसीलिए स्टेटमेंट पहला सही है, दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका रॉन्ग है। आगरे का किला का निर्माण 1565 में मुगल बादशाह अकबर के द्वारा किया गया था। आगरा के किला परिसर में स्थित मोती मस्जिद और दीवाने आम का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। अकबर ने दीन इलाही धर्म को चलाया था। अकबर के प्रारंभिक दिन का जो उनके संरक्षक कहिए या रिजेंट कहिए, वो बैरम खान था। बैरम जो है, बैरम खान हुमायूं को भी संभाला था और अकबर को भी संभाला था, याद रखना। अकबर के समय 10 साला बंदोबस्त शुरुआत उनके वित्त मंत्री राजा टोडरमल के द्वारा किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। बैरम खां के संरक्षण में ही अकबर ने 1556 में यानी पानीपत की सेकेंड लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद, है ना, पंजाब के कलनौर में जो है अपना राज्याभिषेक करवाया था, ठीक है। और जो पानीपत की सेकेंड लड़ाई होती है उसमें अकबर का जो है प्रतिद्वंदु कौन होता है, हेमू, है ना। धर्मत की लड़ाई, धर्मत की, अच्छा, कलनौर कहाँ पे है, पंजाब। धर्मत की लड़ाई कब होती है, 1658 में, औरंगजेब और उनके भाई दारा सिकोह के बीच हुआ था। बाद में दारा सिकोह को बंदी बनाकर मार देते हैं ये लोग, लेकिन इस युद्ध में नहीं, दूसरे युद्ध में, ठीक है। इस युद्ध में दारा सिकोह की हार जरूर होती है लेकिन मरता नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये धर्मत के युद्ध में औरंगजेब के तरफ से, है ना, सेनापति के रोल में कौन थे, सॉरी, दारा सिकोह के तरफ से सेनापति के रोल में कौन थे, तो आप कहेंगे सेनापति महाराजा जसवंत सिंह, ठीक है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने सामूगढ़ के युद्ध 1658 के तुरंत बाद अपने पिता को यानी शाहजहां को कैद करके आगरा के किला में बंद कर दिया। 1666 में शाहजहां की मृत्यु वहां हो गई। और देवराय की लड़ाई 1659 के बाद औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को कैद कर मार दिया। तो यहाँ पे दारा सिकोह की जो मैयत हुई ये देवराय के युद्ध के बाद हुआ। धर्मत के युद्ध, देवराय के युद्ध, दोनों दारा सिकोह औरंगजेब के बीच हुआ। दोनों में जो है औरंगजेब की जीत हुई, लेकिन दारा सिकोह मरा कब, देवराय के युद्ध के बाद, ठीक है। औरंगजेब ने अपने पुत्र को कहा, सॉरी, अपने बाप को कैद करके कहाँ रखा था, तो ये रखे थे भाई आगरा के किला में, ठीक है, शाहजहां को। क्या बात है। आलमगीर द्वितीय की हत्या उसके वजीर इमाद उल मुल्क ने कराया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। ऐसा पुत्र भगवान किसी को ना दे। इसके अलावा मुगल सम्राट फर्रुखसियार की हत्या सैयद बंधु ने करवाई थी, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। आलमगीर दूसरे की पुत्र आलम द्वितीय, है ना, आलमगीर द्वितीय के पुत्र शाह आलम द्वितीय जो है
ये आपको याद होगा, जिसे अली गौहर भी कहते हैं। और ये बक्सर के युद्ध 1764, जो हेक्टर मुनरो और इंडिया की तरफ से संयुक्त सेना, अवध की नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का संयुक्त सेना लड़ा था, तो उस समय जो है भाग लिए थे बक्सर के युद्ध में, यानी ये देश हित में भाग लिए थे। ठीक है, इस युद्ध में हार हो जाती है और फिर जो है इलाहाबाद की संधि होती है 1765 के अंदर, आपको याद ही होगा। और बताया भी था कि इलाहाबाद की संधि मुनरो के साथ नहीं होता है कि भाई बक्सर के युद्ध में मुनरो ने जीता तो इसी के साथ करवा दो, गलती ये हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव के साथ होता है इलाहाबाद की संधि, मुगल बादशाह और क्लाइव के साथ। ठीक है, अगला है कि अच्छा एक पॉइंट और है, बाबर ने तुजुक ए बाबरी, जो उनकी डायरी हुआ करता था, वो तुर्की भाषा में लिखा है। और जहांगीर ने भी अपनी डायरी लिखा है, जहांगीर नामा या तुजुक ए जहांगीरी, वो फारसी भाषा में लिखा है। तो ये दोनों ध्यान रखना है। अगला है कि भाई अभी जो है मार्च 2026 में एक साथ जो है 9 राज्य और यूनियन टेरिटरीज मिला के जो है राज्यपाल का तबादला किया गया है, फेरबदल किया गया है। तो दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में, मतलब ये नए चीज होने के बाद, तो तरनजीत सिंह संधू जो है ये दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यपालों की नियुक्ति और तबादला को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल में जो है RN रवि, जो तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने। और आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में जो है बोस साहब पहले ही इस्तीफा दे चुके थे, यानी पद खाली था। तेलंगाना तेलंगाना सी प्रताप शुक्ला साहब बने हैं, हिमाचल प्रदेश से तेलंगाना चले गए हैं। महाराष्ट्र जिष्णुदेव वर्मा, आपको पता होगा है ना कि ये पहले तेलंगाना के थे। और महाराष्ट्र में जो है राज्यपाल के तौर पे, गवर्नर के तौर पे जो वर्तमान में आपके वाइस प्रेसिडेंट है CP राधाकृष्णन साहब, तो ये महाराष्ट्र में कौन रहे थे, ये महाराष्ट्र में रहे थे राज्यपाल। लेकिन इनके जाने के बाद अब जिष्णुदेव वर्मा, ठीक है, तेलंगाना से आए हैं। बिहार में जो है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन आ गए हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, बिहार वाला पूछेगा यह। ठीक है, नागालैंड नंद किशोर यादव, अजय कुमार भल्ला के जगह पे, अजय कुमार भल्ला केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में कविंदर गुप्ता, ये यूनियन टेरिटरी लद्दाख से जो है हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बने हैं, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर था, अब सीधे गवर्नर बन गए हैं। तमिलनाडु राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये केरल के साथ साथ जो है तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार लिए हैं। दिल्ली का है ना विनय कुमार सक्सेना के जगह पे तरनजीत सिंह संधू हो गए हैं। और लद्दाख का विनय कुमार सक्सेना दिल्ली से लद्दाख आ गए हैं। ठीक है, और लद्दाख वाला कहाँ चला गया, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये कुछ नए उतार चढ़ा हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। जिनको कंटेंट लेना है तुम कोई बात नहीं, जो कंटेंट नहीं लेना है अच्छे से लिख लो या कुछ भी करो, लेकिन याद रखो। ठीक है मेरे भाई, है ना। SSC की एग्जाम पास करने के लिए करेंट में मेरा 35 सीरीज पढ़ना है और ये सीरीज पढ़ना है, मॉक टेस्ट लगाना है। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, मतलब कोई नहीं रोक सकता, समझे ना, है ना। राज्यपाल अनुच्छेद 153 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, 153 के तहत होते हैं राज्यपाल की व्यवस्था। कार्यकाल 5 वर्ष होता है जनरली, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करूंगा, इसको मिटा दो भाई, इसको मिटा दो, इसको जो है मिटा दो, ये बात ही नहीं करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो है मिटा दो, ये समझो कि है ही नहीं, ये कुछ नहीं है, है ना, ये समझना, ये पॉइंट नहीं। भूमिका क्या है, राज्य में कार्यकारी प्रमुख होता है, लेकिन कैसा, नाम मात्र का। वास्तविक कार्यकारी प्रधान CM होता है राज्य के अंदर, जैसे केंद्र में PM होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनुच्छेद 239 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासन की देखरेख करते हैं। आपसे पूछा जाता है यूनियन टेरिटरीज के अंदर, है ना, जो है प्रशासन की देखरेख कौन करते हैं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना, उपराज्यपाल या प्रशासक भी उन्हें बोलते हैं अलग अलग जगह पे। अब राज्यपाल से संबंधित कुछ आर्टिकल्स देखते हैं। 193 राज्यपाल का पद का विवरण है, हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। 54 में कार्यपालिका की शक्ति दिया है, राज्यपाल कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगा, अर्थात राज्य की सभी सरकारी काम राज्यपाल के नाम से होता है। 155 में नियुक्ति है ना, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति के ये प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है, इसीलिए मैंने वहां पे वो चीज मिटा दिया था। ठीक है, प्रसाद पर्यंत पद को धारण करेगा राज्यपाल के जो है, राज्यपाल जी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, प्रसाद पर्यंत, इसमें नहीं दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा होगा, पता नहीं कौन सी कलर ले लिए हो, चलो ठीक है। अनुच्छेद 156, राज्यपाल का जो है कार्यकाल जनरल वे में तो 5 साल का ही होता है, लेकिन आपको ये याद ही नहीं रखना है, आपको ये याद रखना ही नहीं है कि 5 साल का होता है। आपको क्या याद रखना होगा, आपको याद रखना होगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है।
दूसरा है 157, ये राज्यपाल की योग्यता के बारे में बात करता है। 158 शर्त है ना। 159 शपथ से संबंधित है। 163 मंत्रिपरिषद की सहायता के लिए जो है राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य करता है, कुछ अपवाद को छोड़ के कुछ खुद का भी निर्णय लेते हैं। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करते हैं। अनुच्छेद 356 जब पता चल जाए राज्यपाल को कि किसी राज्य में कानून के अनुसार जो है नहीं चल पा, संविधान मतलब जो व्यवस्था है उसके अनुसार सब कुछ ठीक नहीं है, तो राष्ट्रपति को सूचना देते हैं कि भाई यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जाए। ठीक है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया है कि भाई राज्यपाल जो है पहले सीएम की नियुक्ति करेंगे और फिर सीएम से पूछ पूछ के अन्य मंत्री की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, तो सीएम सबसे पावरफुल राज्य में। ठीक है, चाहोगे तो भाई तुम एकदम नया हो, आज ही पॉलिटिक्स में आए हो, आज ही तुम गृह मंत्री बन जाओगे, और कोई बहुत दिन से संघर्ष कर रहा है उसको कुछ नहीं बनाएगा अगर वो सीएम के खास आदमी नहीं है तो। समझे कि नहीं। मंत्रियों की संख्या 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार कितनी होनी चाहिए, तो किसी भी विधानसभा में जो मंत्रियों की संख्या है सीएम सहित 15% से अधिक नहीं हो सकती। विधानसभा के सदस्य मान लीजिए 100 है, उस विधानसभा में 100 सीट है, तो 15 जने से ज्यादा नहीं होगा। इसी 15 में 14+1 होगा, यानी वो सीएम और 14 वन मंत्री रहेगा, और किसी भी सूरत में 12 से कम नहीं होगा। तो कहने का मतलब जो विधानसभा की स्ट्रेंथ है, जितने भी क्षमता है, जितने सीट है करंट में, उसके 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इंक्लूडेड सीएम। ठीक है भाई, और 12 से कम नहीं होना चाहिए। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके लिए 7th अमेंडमेंट किया गया था 1956 के अंदर। 2 से अधिक राज्यों में भी कर सकते हैं। ठीक है, एक ही व्यक्ति। इनके अलावा अनुच्छेद 176 राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन से संबंधित है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष इस सत्र की शुरुआत में जो है संबोधित करते हैं। राज्य के सभी कार्यकारी कार्य जो है सरकारी कार्य राज्यपाल के नाम से होता है। राज्यपाल की नियुक्ति और तबादला जो है प्रेसिडेंट साहब के द्वारा किया जाता है। सीपी राधाकृष्णन जो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति है, व्यक्ति के रूप में 2025 को पद संभाला था। उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है महाराष्ट्र में राज्यपाल रहे थे, उससे पहले झारखंड में भी राज्यपाल के तौर पे काम कर चुके हैं। प्रसिद्ध पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम किस लेखक लेखिका द्वारा लिखा गया है जो भारतीय संसद का चित्रित इतिहास दर्शाता है, तो ये है भाई सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जी की न्यू सीरीज की ये किताब है टाइड्स ऑफ टाइम, जो भारतीय संसद की जो है झलक दिखाता है। टाइड्स ऑफ टाइम राज्यसभा सदस्य और प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति जी की किताब है। भित्ति चित्रों के माध्यम से भारतीय संसद के इतिहास को दर्शाती है। सुधा मूर्ति की अन्य किताब में आएंगे इक्वल एट डिफरेंट कैरियर कैटालिस्ट फॉर द प्रोफेशनल वुमेन। इसमें जो है एक कामकाजी महिला और चीजों के बीच सामंजस्य कैसे बैठाया जाता है, इस चीजों को पूछा है और सॉरी बताने का काम किया है। वाइज एंड अदरवाइज है। 3000 स्टिचेस है, 3000 स्टिचेस है ना। ये जो है बहुत ज्यादा जेंट्स के बीच में जो है अकेली कामकाजी महिला किस प्रकार से फील करती है, इस सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। द सर्कल ऑफ लाइफ, द सर्पेंट्स रिवेंज, द सर्पेंट्स रिवेंज, ये जो है आपके जो महाभारत वगैरह होते हैं ना उनके तर्ज पे है ये। महाश्वेता एक रिलेशनशिप वाली किताब है। डॉलर बहू, डॉलर बहू एक मॉडर्न बहू की किताब है। शायद इसके बारे में थोड़ा कम आइडिया है मुझे, लेकिन ये भी याद रखिए कि डॉलर बहू भी इन्हीं का किताब है। ठीक है मेरे भाई। तो एक पुस्तक न्यू सीरीज का और लॉन्च हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन, है ना। इसके लेखक हैं विजय गोयल। कौन है सर? विजय गोयल। इस पुस्तक का विमोचन जो है भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन साहब 2026 फरवरी में किया है। VVI कर लेंगे। एक तो इतने फेमस चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी, इनके ऊपर किताब लिखा गया है, विमोचन उपराष्ट्रपति साहब कर रहे हैं, तो ये राइटर आपके फेमस हो जाएंगे विजय गोयल जी। इनके अलावा चोला टाइगर्स, है ना, चोला टाइगर्स, चोल वंश के जो राजेंद्र चोल हैं उनकी गुणगान करते हुए किताब अमीश त्रिपाठी जी लिखे हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अमीश त्रिपाठी की और किताब में आएंगे एडल्ट अंडररेटिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा, वार ऑफ लंका, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला,
ये सब किताब जो भगवान के नाम भगवान के जैसा है वो सब अमित त्रिपाठी जी लिखते रहते हैं। वाइल्ड फिक्शन नामक पुस्तक अभी हाल में रिलीज हुआ है, अमिताभ घोष जी के द्वारा लिखा गया है। द लिविंग माउंटेन, जंगलनामा, द शैडो लैंड्स, द कोलकाता क्रोमोसोम, द हंग्री टाइड, ये सभी किनके किताब है? अमिताभ घोष जी के किताब है। मैंने याद रखने का तरीका बता दिया है। इनके किताब में हमेशा एक नेचुरल शब्द जरूर रहता है। जैसे वाइल्ड फिक्शन में ले लो, जंगल क्या है भाई, कोई बनाता है क्या? है ना? जंगल नेचुरल चीज है ना भाई, पेड़ पौधा क्या है लगाओगे तुम, लेकिन है क्या? है ना? द लिविंग माउंटेन, माउंटेन कैसा है? ये भी नेचुरल चीज। जंगल कैसा है? नेचुरल चीज। द शैडो लैंड, शैडो कैसा होता है? ये भी नेचर के जैसे मान लो। द कोलकाता क्रोमोसोम कैसा होता है? ये भी उसी प्रकार से मानो। द हंगरी टाइड कैसा होता है? ये भी उसी प्रकार। तो ये पकड़ने का तरीके हैं। अभी धर्मेंद्र प्रधान साहब ने न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर जो होता है, विश्व पुस्तक मेला 2025 में पीएम युवा 2.0 के तहत 41 पुस्तकों का विमोचन किया बीबीआई। इससे पहले मैंने कुछ एक समय पहले बताया था कि भाई राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अमुक मतलब इतने बच्चे को मिला, और यही आपकी एग्जाम में दिख गया था। तो उसी प्रकार से ये भी दिखेगा। 41 पुस्तकों का विमोचन किया। नेक्स्ट है हमारा पीएम युवा को पढ़ते हैं। पीएम युवा में फुल फॉर्म यंग अपकमिंग एंड वर्साटाइल ऑथर्स। ये क्या होता है? एक स्कीम है, 2021 में लाया गया था। इस स्कीम में क्या होता है कि भाई 30 वर्ष से कम उम्र के जो युवा राइटर हैं उनको मौका दिया जाता है, उनका सिलेक्शन होता है, फिर उनकी किताबों के बीच संघर्ष की कथा होती है, और कई चरणों से गुजरने के बाद जो है सिलेक्ट होता है उनका किताब। ठीक है, तो पीएम युवा 3.0 आ चुका है, जिसकी शुरुआत 2025 में हुआ। पीएम युवा 2.0 2022 में आया था, और इसकी शुरुआत पीएम युवा 1.0 ये आया था 2021 में। ठीक है भाई। इनके अलावा ये किसका कार्यक्रम है? तो ये शिक्षा मंत्रालय का कार्यक्रम है, और शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो एनबीटी है, नेशनल बुक ट्रस्ट, उनके माध्यम से यह प्रकार का कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता है। नेक्स्ट है हड़प्पा काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर का पता लगाइए। पहला स्टेटमेंट है कि हड़प्पा वासी तांबा राजस्थान से प्राप्त करते थे। बहुत अच्छा, तांबा राजस्थान से प्राप्त ही करता था, बाद में खेतरी प्रसिद्ध हुआ, लेकिन उस समय जो है वहां का नाम जो है आहर आहर हुआ करता था। है ना? ये भी जो है क्षेत्रीय बेल्ट में ही पड़ेगा। है ना? हाँ ठीक है। इनके अलावा ताम्रपाषाण कालीन स्थल आहर वर्तमान महाराष्ट्र में? जी नहीं, आहर जो है ये राजस्थान के अंदर है। मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र जानबूझ के लिख दिया, गलती की है। तो कथन एक सही है, सेकंड है आहर। अगर राजस्थान लिख देता तो सही हो जाता है। इसका मतलब गलती कहाँ है, आपने पकड़ लिया है। ठीक है, हड़प्पावासी संभवतः तांबा राजस्थान से प्राप्त करते थे। ताम्रपाषाणी काल स्थल आहर जो राजस्थान में है ना, उदयपुर में स्थित है। वहां के लोग हड़प्पावासी को तांबा सप्लाई करते थे। वर्तमान समय में राजस्थान में सक्रिय तांबा खदानों में आपके क्षेत्र, ये इंडिया के सबसे पॉपुलर तांबा खदान है। इनके अलावा कोयलीहन, ये भी राजस्थान में है, झुंझुनू जिला में है। इनके अलावा नोट, भारत के अन्य महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक जो स्थल है उनको ध्यान रखेंगे, कैलोथिक स्थल को ध्यान रखेंगे। ये है भैया कैथा, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। आहार राजस्थान में। नवदा टोली मध्य प्रदेश में। जोरवे महाराष्ट्र में। ये सब कैसा स्थल है? कालकोलिथिक जो है स्थल है, ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। ताम्र से स्पष्ट है तांबा। हड़प्पा सभ्यता को और क्या कहते हैं? कांस्य युगीन संस्था कहते हैं। ताम्र युगीन संस्था नहीं कहते हैं, कांस्य युगीन, क्योंकि वो उनके पास एक कला था कि भाई कॉपर में जो है टीन मिलाने को प्रक्रिया ये जानते थे, और इससे जो है कांसे का निर्माण करते थे बड़े पैमाने पर, और फिर औजार वगैरह कई सारे चीज बनाते थे। इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी, शहरी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शेरों को शहरों लिखना है यहाँ पे, जो सिटीज होता है, जो शहर होता है, शहरों को नियोजन ग्रिड पद्धति के अनुसार किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के कुल भौगोलिक आकार ट्रायंगल के जैसा है। अगर पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को आप ठीक से देखेंगे तो इस प्रकार से जो है आपके ट्रायंगल के जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल के आकार का था, और वो उसमें जो है शहरों के निर्माण में ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल होता था। हड़प्पावासी कांसे की मूर्ति और औजार बनाते थे, ये ध्यान रखना है। मेरा ट्रायंगल भी टेढ़ा हो गया है, आप समझ सकते हैं मेरा चित्रकारी किस लेवल की है। जो कमी है वो बताना पड़ेगा, इसमें क्या शर्म है ना भाई। है ना? देखिए, हड़प्पावासी कांसे की मूर्ति और औजार बनाते हुए कांसे की मूर्तियों बनाने हेतु लोस्ट वॉक्स कास्टिंग का तकनीक का प्रयोग करते हैं। आज एक चीज, एक सेकेंड लेके एक चीज जरूर बता दूंगा, है ना? मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं आने वाले समय में ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जो भी जेन्युइन कंटेंट पढ़ाते हैं, जो भी गुरुजी, चाहे मेरे से चाहे कहीं पर, सिर्फ यही नहीं कि मैं ही पढ़ाता हूँ, बहुत सारे गुरुजी अच्छे कंटेंट पढ़ाते हैं और वो बहुत पीछे भी रह गए हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं भी हूँ, है ना?
तो कुछ बच्चे से जो मेरी बात होती है, जो मेरे स्टूडेंट है, वो बोलते हैं कि सर वीडियो देखने में मुझे टाइम का किलिंग लगता है, मतलब टाइम किल करने जैसा लगता है। तो अभी तक तुमने कौन सा यार आईआरएस की नौकरी निकाल मतलब प्राप्त कर लिया यार? और मुझे ये बताओ, अगर तुम सच्चे कंटेंट के वीडियो तुम्हें जो है टाइम किलिंग लगता है, तो क्या तुम कॉमेडी नहीं देखते हो? क्या तुम शॉर्ट नहीं देखते हो? स्क्रॉल नहीं करते रहते हो? क्या तुम मैच नहीं देख रहे हो? है ना? क्या तुम अन्य चीज जो भी आपको अच्छा लगता है नहीं देख रहे हो? तो यहाँ पे ये माइंड तुम्हारा कहाँ चला जाता है कि भाई ये जो है टाइम पास लग रहा है। तो अपने आप को धोखा मत दो। ये बात करने वाले बच्चे ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक शराबी। शराबी डर के मामले मतलब डर के मारे, चाहे बीवी का डर हो किसी का डर हो, दारू तो छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही उनको मौका मिल जाता है, दुकान दिख गया एक छोटा सा ले लिया, अरे यार दुकान दिख गया क्या करूं, चलो आज के बाद नहीं करूंगा, बहाना चाहिए होती है। तो वो बहाना बनाना छोड़ दो। ठीक है? अगर 2 घंटा जेन्युइन कंटेंट पे खर्च करना पड़े तो करो। ये तुम्हारी पूंजी है जो ब्याज के समेत वापस मिलेगा। ये नाच गाना तमाशा, और एक बड़े राइटर ने कहा है, तत्क्षणिक खुश होना हो तो गाना सुन लो या फिर मूवी देख लो, लेकिन लॉन्ग टर्म में खुश होना है ना तो काम की चीजों पे अमल करो। ठीक है मेरे भाई? ये सजेशन दिया है, बुरा लगा हो तो माफी हाथ जोड़ के, और अच्छा लगा हो तो अपनाना अपने जिंदगी में। चलिए, लॉस्ट वॉक्स कास्टिंग तकनीक का प्रयोग करते थे हड़प्पा के वासी जब वो औजार बनाते थे। मोहनजोदड़ो में स्थित ग्रेट बाथ का आकार कैसा था? आयताकार था। जो उस समय, है ना, जो उस समय का धार्मिक अनुष्ठान के में यूज होने वाले एक जो है विस्तृत चीज हुआ करता था, आयताकार। मुझे भी अच्छा लग रहा है, इस प्रकार का सेब बन जा रहा है, आयताकार पकी हुई बन। हड़प्पा सभ्यता के दौरान प्रसिद्ध पेरेस्ट किंग, जो दाढ़ी वाला राजा था ना, पुरोहित, वो किस चीज का बना हुआ होता था? पीसीएस में आया हुआ ये क्वेश्चन है ना? तो भाई ये है आपका स्टेटाइट का बना हुआ था। यहाँ पे बच्चे क्या कॉपर या जो आपका कांच से है वो सट सट से मार देगा, क्योंकि उनको मैंने एक लाइन पढ़ा दिया हूं ना कि मूर्ति का निर्माण जो कांच से होता था उनसे किया जाता था, औजार भी बनाया जाता था, तो कांच से नहीं मारना। इसीलिए नोट करके तो लिखा है कि वो पार्टिकुलर प्राइस्ट किंग का जो मूर्ति था वो स्टेटाइट का बना हुआ करता था। जहां जहां नोट हमारे क्लास में है वो आपको गलतियों से बचाने के लिए है। हड़प्पा काल में शहर 2 भागों में विभाजित हुआ करता था। एक तो आपका दुर्ग होता था, है ना, और एक आपका ये जो दुर्ग होता था वो पश्चिम में होता था, थोड़ा ऊंचाई पर स्थित होता था, और यहाँ पे कुलीन वर्ग के लोग रहते थे, मतलब जो अमीर लोग होते थे, ठीक है, शासक वगैरह। और उसके नीचे जो है निचला शहर लोअर टाउन हुआ करता था, जहाँ पे नीच लोग, मत माफ करना, नीच लोग तो कोई हो ही नहीं सकता, नीचे तबके के लोग जो उस समय समाज में माने जाते थे, मतलब मजदूर हो गया, कारीगर वगैरह हो गया, तो ये लोग रहते थे। ठीक है? नीच किसे कहेंगे? जो किसी का मर्डर किया है, क्राइम किया है, झूठा हो, है ना, उसको नीच बोल सकते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं। ठीक है? देखिए, नोट यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर धोलावीरा है, जो 2 नहीं 3 भागों में विभाजित हुआ करता था। इसमें दुर्ग तो होता ही था जो सबसे पश्चिम में रहेगा, एक बीच में मिडिल सिटीज भी रहेगा, और नीचे में लोअर टाउन रहेगा। अभी हरा धौलावीरा में क्या हुआ करता था कि भाई जो कुलीन वर्ग है, जो धनिक तंत्र है, वो तो रहेगा आपका दुर्ग में, है ना। उसके बीच में जो मध्य है ना, अब भाई गरीबों में यानी व्यापारी कारीगर, इनमें भी एक दो लेयर बना दिया कि भाई अगर 4 लाख से ज्यादा इनकम है तो मिडिल में रहना, और 4 लाख से कम है तो लोअर में रहना। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही कुछ समझिए आराम से। ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे जो है ना हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा शिलालेख प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखना है, और एकमात्र हड़प्पा स्थल है जिसे यूनेस्को ने अपने अंदर रखा है 2021 में, ये ध्यान रखना। हड़प्पा की खोज के यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुआ था दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। फिर आपका मोहनजोदड़ो 1922 में, है ना, सबसे विकसित नगर था ये हड़प्पा सभ्यता का, और ये सिंधु नदी के किनारे था। लोथल ये गुजरात में है, आर एस राव ने किया था। कालीबंगा राजस्थान में है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के जो अन्नगार है वो मोहनजोदड़ो, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता है कि ये जो अन्नागार है ना, ग्रेनरी, ये आपके मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों जगह मिले, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? तो हड़प्पा में एक सिंगल पीस मिला, हड़प्पा में जो है एक सिंगल मिला, लेकिन बहुत बड़ा बिल्डिंग मिला, मान लीजिए ये अन्नगार। और हड़प्पा में क्या हुआ? बहुत ज्यादा अन्नगार मिला, इस प्रकार से छोटे छोटे अन्नगार मिले। ठीक है? तो अन्नगार 2 जगह मिला, बड़का वाला विशाल वाला कहेगा तो मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है मेरे भाई? अन्नगार
इसके अलावा सिंधु घाटी सप्ताह के मुख्य पतन नगर मतलब जो बंदरगाह था, जो डॉक था उनका, वो कहाँ पे था? तो लोथल में, धोलावीरा में और सुरकोतदा में। सुरकोतदा आपके पाकू में है। हड़प्पा वासी सोने की आपूर्ति वर्तमान कर्नाटक यानी केजीएफ कोलार से करता था, इसे भी ध्यान रखेंगे। कोलार गोल्ड फील्ड से। वर्तमान में कोलार गोल्ड फील्ड उतने सक्रिय नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप होने के कारण जो खर्च है वो ज्यादा पड़ रहा है। इनके अलावा इस पे तो पिक्चर ही बनाए, क्या ही बताऊं। हड़प्पा निवासी लोहा से परिचित नहीं थे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। बाद बाकी सोना, चांदी, तांबा, कांसा, ये सबसे परिचित थे। सिंधु घाटी सप्ताह में व्यापार वस्तु बार्टर प्रणाली पे अपना बार्टर सिस्टम चलता था कि आप मुझे जो है तांबा देना, मैं तुम्हें जो है ये दूंगा, कपास दूंगा। इनके अलावा सिंधुवासी सर्वप्रथम जौ की खेती किया था, और जो कपास की खेती है सबसे पहले इन्होंने ही किया, ऐसा माना जाता है। तो भैया ये थे अंतिम बात, मेरे शब्द, है ना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जो वास्तव में जिनको आप दिल से चाहते हो, और चाहते हो कि वो भी वहां नजर आए, किसी कुर्सी पे, किसी एसी के नीचे आराम से कंप्यूटर पे काम करते हुए, या फिर किसी भी सरकारी महकमा में, तो उन्हें जरूर सेंड करें, चाहे आपके भाई बहन या फिर कोई भी दोस्त वगैरह हो, है ना। क्योंकि ये सिर्फ काम की बात, नो इधर उधर की बात। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और हमारा कोई भी कंटेंट है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग करके, है ना। एक नोटबुक के कोस्ट में मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, नोटबुक के कोस्ट में। ये 1199 वाला क्लास हो जाता अगर मैं किसी एप्लीकेशन और व्यापार के करने के मध्य से पढ़ाता तो, लेकिन ऐसा नहीं होना है, ठीक है। तो एक नोटबुक के दाम में अपनी जर्नी को सफल बना सकते हो। जय हिंद, जय भारत। ठीक है भैया।